नमस्ते और जय हिंद दोस्तों। आप देख रहे हैं आपका पसंदीदा लीगल चैनल लीगल पॉइंट। आज हम बात करेंगे एक बेहद महत्वपूर्ण सुप्रीम कोर्ट के फैसले की, जिसने संपत्ति विवादों में कई अहम बातें स्पष्ट की हैं। यह मामला महनूर फातिमा इमरान और अन्य बनाम मैसर्स विश्वेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य संपत्ति के मालिकाना हक और कब्जे को लेकर एक लंबी कानूनी लड़ाई का नतीजा है। तो चलिए, बिना किसी देरी के इस फैसले की गहराई में उतरते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इस केस के विवरण की। केस शीर्षक: महनूर फातिमा इमरान और अन्य बनाम मैसर्स विश्वेश्वर इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड और अन्य। केस संख्या: सिविल अपील संख्या 2025 स्पेशल लीव पिटीशन अर्सी संख्या 1866 का 2024 संबंधित सिविल अपीलों के साथ। निर्णय की तिथि: रो 05/2025। न्यायाधीश न्यायमूर्ति के विनोद चंद्रन और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया। दोस्तों, यह मामला तेलंगाना के रायदुर्ग पानमकत्था गांव में स्थित तेतांश 2 सर्वेक्षण संख्या में 45 एकड़ जमीन से जुड़ा है, जो कुल 525.1 एकड़ की बड़ी संपत्ति का हिस्सा है। इसमें मूल मालिकों के कानूनी वारिसों, अपीलकर्ता और मैसर्स भावना कोऑपरेटिव हाउसिंग सोसाइटी लिमिटेड, याचिकाकर्ता प्रतिवादी के माध्यम से स्वामित्व का दावा करने वाले पक्षों के बीच कब्जे और शीर्षक को लेकर विवाद था। इस जमीन का एक जटिल इतिहास रहा है, जिसमें आंध्र प्रदेश भूमि सुधार, कृषि जोतों पर अधिकतम सीमा अधिनियम 1973 और शहरी भूमि अधिकतम सीमा और विनियमन अधिनियम 1976 के तहत राज्य में निहित होना शामिल है। और पहले भी यह विवाद सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच चुका था। एकल न्यायाधीश ने याचिका खारिज कर दी थी, जिसमें याचिकाकर्ताओं के शीर्षक और कब्जे पर संदेह उठाया गया था, लेकिन डिवीजन बेंच ने अंतरिम आदेशों के आधार पर इसे पलट दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने कथित बिक्री समझौतों की वैधता, कब्जे के प्रमाण और राज्य के साथ भूमि के वैधानिक निहितार्थ के प्रभाव की जांच की। मामले में शामिल कानूनी बिंदु: सेग पंजीकरण अधिनियम 1908 धारा 17 और 39, संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम 1882 धारा 53 और कानून के सिद्धांत अचल संपत्ति का हस्तांतरण। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि अचल संपत्ति को कानूनी और वैध रूप से केवल एक पंजीकृत बिक्री विलेख रजिस्टर्ड डीड ऑफ कन्वेंस द्वारा ही हस्तांतरित किया जा सकता है। जीपीए बिक्री, जीपीए सेल्स या एसए जीपीए वसीयत हस्तांतरण, एसए जीपीए विल ट्रांसफर्स जैसे लेन देन से स्वामित्व का हस्तांतरण नहीं होता है और न ही इन्हें अचल संपत्ति के हस्तांतरण का वैध तरीका माना जा सकता है। अदालतें ऐसे लेन देन को पूर्ण या संपन्न हस्तांतरण या कन्वेयंस के रूप में नहीं मानेंगी, क्योंकि वे न तो स्वामित्व प्रदान करते हैं और न ही अचल संपत्ति में कोई हित पैदा करते हैं। इन्हें शीर्षक के विलेख के रूप में मान्यता नहीं दी जा सकती, सिवाय संपत्ति हस्तांतरण अधिनियम की धारा 73 की सीमित सीमा तक। ऐसे लेन देन पर नगर पालिका या राजस्व अभिलेखों में म्यूटेशन के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता है या उन्हें आधार नहीं बनाया जा सकता है। यह सिद्धांत फ्रीहोल्ड संपत्ति के साथ साथ लीज होल्ड संपत्ति के हस्तांतरण पर भी लागू होता है। एक लीज को केवल पंजीकृत लीज के असाइनमेंट के तहत ही वैध रूप से हस्तांतरित किया जा सकता है। 2. पंजीकरण अधिनियम 1908 धारा 23, 24 और धारा 34 का परंतुक प्रोविजो और कानून का सिद्धांत दस्तावेजों का पंजीकरण। न्यायालय ने बताया कि एक कन्वेयंस दस्तावेज का अनिवार्य रूप से पंजीकरण कराना आवश्यक है, जैसा कि पंजीकरण अधिनियम द्वारा आवश्यक है। धारा 23 पंजीकरण के लिए दस्तावेज प्रस्तुत करने हेतु उसके निष्पादन की तिथि से 4 महीने का समय निर्धारित करती है। धारा 24 यह प्रावधान करती है कि यदि कई व्यक्ति अलग अलग समय पर किसी दस्तावेज को निष्पादित करते हैं, तो ऐसे दस्तावेज को ऐसे निष्पादन की तिथि से 4 महीने के भीतर पंजीकरण या पुनः पंजीकरण के लिए प्रस्तुत किया जा सकता है। धारा 34 का परंतुक रजिस्ट्रार को शुल्क के भुगतान पर अतिरिक्त 4 महीने की अवधि के भीतर दस्तावेज प्रस्तुत करने पर देरी को माफ करने में सक्षम बनाता है। 3. सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 आदेश 9 नियम 9 और कानून का सिद्धांत। चूक के कारण बर्खास्तगी डिसमिसल फॉर डिफॉल्ट। न्यायालय ने कहा कि एक मुकदमा जो चूक के कारण खारिज कर दिया गया है और जहां आदेश 9 नियम 9 सीपीसी के तहत बहाली के लिए आवेदन भी खारिज कर दिया गया है, वह दावे को आगे बढ़ाने में लापरवाही को दर्शाता है, जिससे ऐसे कार्यवाही के आधार पर दावा किए गए किसी भी शीर्षक की वैधता प्रभावित होती है। 4. भारत के संविधान का अनुच्छेद 226 और कानून का सिद्धांत रिट क्षेत्राधिकार कब्जे का प्रमाण।
माननीय न्यायालय ने यह स्थापित किया कि अनुच्छेद 226 के तहत एक रिट याचिका में जब राज्य द्वारा कब्जे के बल पर बेदखली का आरोप लगाया जाता है, तो वास्तविक और भौतिक कब्जे को साबित करना होगा। पिछली दायर रिट याचिकाओं में पारित अंतरिम आदेशों पर केवल भरोसा करना ऐसे वास्तविक और भौतिक कब्जे को स्थापित नहीं कर सकता, खासकर जब विचार केवल शपथ पत्र पर प्रस्तुत दस्तावेजों के आधार पर हो और कोई सबूत न दिया गया हो। 5. कानून का सिद्धांत, धोखाधड़ी वाले लेन देन। माननीय न्यायालय ने कहा कि जहां एक ही तारीख के दो समझौते एक ही विक्रेता और क्रेता के साथ संपत्ति के विस्तार, विचार विवरण और चेक नंबरों, भले ही प्रिंटर की गलती के कारण, के संदर्भ में काफी भिन्न होते हैं और एक को बाद में उचित पंजीकरण के बिना पुनर्वैध किया जाता है, तो यह धोखाधड़ी की बू आती है, खासकर जब कथित समझौते के समय भूमि राज्य के पास निहित थी। 6. कानून का सिद्धांत, भूमि का निहित होना और राज्य की शक्ति। माननीय न्यायालय ने स्पष्ट किया कि जहां भूमि भूमि सुधार अधिनियम और भूमि सीमा अधिनियम जैसे अधिनियमों के तहत राज्य में वैधानिक रूप से निहित हो गई है और ऐसी निहितता पिछले न्यायिक निर्णयों के माध्यम से अंतिम रूप ले चुकी है, तो ऐसे वैधानिक निहितार्थ को हराने के उद्देश्य से किए गए किसी भी विरोधाभासी दावे या कई लेन देन को संदेह की दृष्टि से देखा जाता है। राज्य के पास एमिनेंट डोमेन की शक्ति है और भूमि पर पूर्ण अधिकार राज्य के पास है। 7. कानून का सिद्धांत, विवेकाधीन क्षेत्राधिकार और प्रथम दृष्टया निष्कर्ष। न्यायालय ने बताया कि अनुच्छेद 220 के तहत असाधारण विवेकाधीन क्षेत्राधिकार में शीर्षक पर संदेह और कब्जे पर उठाए गए संदेह के संबंध में प्रथम दृष्टया अवलोकन ऐसी शक्ति के आह्वान से इनकार करने के लिए पर्याप्त हो सकता है। ऐसे प्रथम दृष्टया निष्कर्ष उचित नागरिक मंचों या कानूनों के तहत बाद की कार्यवाही को नियंत्रित नहीं करते हैं, जहां पक्षों को प्रस्तुत सबूतों के आधार पर अपने अपने मामलों को उठाने का अधिकार होता है। दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने डिवीजन बेंच के आदेश को पलट दिया और एकल न्यायाधीश के फैसले को बहाल कर दिया। इसका मतलब है कि याचिकाकर्ताओं को अवैध रूप से बेदखल न करने की मांग वाली रिट याचिका खारिज कर दी गई। न्यायालय ने स्पष्ट किया कि याचिकाकर्ता वैध शीर्षक स्थापित करने में विफल रहे और उनका कब्जा भी प्रथम दृष्टया संदिग्ध पाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने 99.7 एकड़ भूमि के कब्जे पर कोई अंतिम फैसला नहीं दिया, इसे उचित कार्यवाही में तय करने के लिए खुला छोड़ दिया, खासकर भूमि सुधार अधिनियम के तहत राज्य द्वारा संभावित कार्रवाई के अधीन। दोस्तों, यह फैसला एक बार फिर हमें याद दिलाता है कि संपत्ति के लेन देन में पारदर्शिता और कानूनी प्रक्रियाओं का पालन कितना जरूरी है। अगर आप किसी भी संपत्ति विवाद में हैं, तो हमेशा एक विशेषज्ञ वकील से सलाह लेना न भूलें। तो दोस्तों, अगर आपको यह जानकारी पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और कमेंट बॉक्स में अपने सवाल या राय जरूर दें। और हाँ, हमारे चैनल लीगल पॉइंट को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकॉन दबा दें ताकि आप कोई भी महत्वपूर्ण अपडेट मिस न करें। मैं जल्द ही मिलूंगा एक नए लीगल पॉइंट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद,